राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास तभी फलीभूत हो सकता है, इसके परिणाम तभी कांग्रेस के लिए अच्छे आ सकते हैं जब विपक्ष भी उनके साथ में लामबंद हो। ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत दिलचस्प होने जा रही है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि इतिहास के झरोके से ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा जिनके बारे में आज की पीढ़ी के बहुत सारे युवा या आप में से बहुत से लोग शायद न जानते हो, लेकिन ये जानना ज़रूरी है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जहां पर बीजेपी बनाम सारे रेस्ट ऑफ ऑल दिखाई पड़ता है। बीजेपी की ताकत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काफ़ी बढ़ी। निश्चित तौर पर उनकी नेतृत्व क्षमता अद्वितीय रही है। हाल के दिनों में उनके समकक्ष कोई नेता खड़ा होता भी नहीं दिखाई देता, कम से कम केंद्रीय राजनीति में। जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी उनकी अपनी लोकप्रियता थी और उनको सामने लाने की मांगें उठती रही थी। बहरहाल राहुल गांधी को जब से जिम्मेदारी मिली या उनका राजनीति में पदार्पण हुआ, उनका सामना इन्हीं प्रधानमंत्री मोदी से हुआ, जो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। 2014, 2019 ये दोनों कड़ा समय रहा है, तकलीफदेह समय रहा होगा राहुल गांधी के लिए निश्चित तौर पर। यही वजह रही कि 2019 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। अब किस मोड़ पर आकर खड़ी हुई है भारतीय राजनीति, वो जरा समझ लीजिए। भारतीय राजनीति में क्षत्रपों का उदय हुआ। बीजेपी मजबूत हो रही है। कांग्रेस के कमजोर होने का एक बड़ा फायदा बीजेपी को मिला, बड़ा शेयर। लेकिन छोटा छोटा शेयर अलग अलग राज्यों में ऐसे कई राजनीतिक दलों को मिला जो बीजेपी के खिलाफ वाले वोटों से चले। उदाहरण के लिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सियासत में एक ऐसा चेहरा रही हैं जो पूरी ताकत के साथ वहां पर जुटी हुई हैं और बीजेपी उन्हें टक्कर देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों के लिए बंगाल की राह आसान नहीं थी, क्योंकि एक दौर था जब वाम दलों का गढ़ कहा जाता था पश्चिम बंगाल, और बहुत लंबे समय तक ज्योति बसु जो हैं बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। और कांग्रेस के लिहाज से बात की जाए तो 1998 के पहले की अगर ममता बनर्जी की राजनीति की बात की जाए तो कांग्रेस में ही उनको बड़े पद मिले। लेकिन बहुत दिलचस्प पहलू है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब वो केंद्रीय मंत्री बनी थी तो किसके कार्यकाल में बनी थी? कांग्रेस में रहते हुए। कांग्रेस में एक युवा नेता के तौर पर उनका प्रादुर्भाव हुआ था, खासी लोकप्रियता उनको मिली थी। पीवी नरसिम्हा राव साहब के मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली। इसके बाद में गांधी परिवार से उनकी बहुत नज़दीकियां कभी नहीं रहीं। और शरद पवार एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है भारतीय राजनीति का। ये सब कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कहलाते थे एक दौर में। शरद पवार पहले अलग हुए, वो उनकी अपनी नाराज़गियाँ थीं। उन्होंने तारिक अनवर और अन्य लोगों के साथ में मिलकर एनसीपी का गठन कर लिया था उस समय पर। लेकिन ममता बनर्जी ने भी इसी राह पर चलते हुए, और ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी पश्चिम बंगाल में जो थी उसमें उनके अपने विरोध शुरू हुए थे, जिसके बाद में नाराज़गी बढ़ती चली गई। ममता बनर्जी को ऐसा लगा कि उन्हें हाशिए पर किया जा रहा है, लिहाजा धीरे धीरे उन्होंने अपनी अलग राह पकड़ी। आसान नहीं था। आप लोकप्रिय हैं लेकिन अपना संगठन खड़ा करेंगे और संगठन को इतनी मजबूती से खड़ा करेंगे। बहुत बड़ा काम किया ममता बनर्जी ने, इसमें कोई दो राय नहीं। ममता बनर्जी, जिन्हें दीदी भी कहा जाता है पश्चिम बंगाल में, वो बंगाल की राजनीति में अब इतनी बड़ी ताकत बन चुकी हैं कि उनके सामने बीजेपी को भी किस तरीके की चुनौती पेश आई है वो पिछले चुनाव में देखा गया। हालांकि बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो बंगाल में इतनी एंट्री होना ये भी बहुत बड़ी बात थी, लेकिन बीजेपी का दावा था कि पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार बन जाएगी, ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो जाएंगी। ऐसा हो नहीं पाया। ममता बनर्जी ज़्यादा ताकत के साथ वापसी करती पश्चिम बंगाल में दिखाई देती है। निश्चित तौर पर अगर उनकी ताकत चली है तो लोकसभा के चुनाव में भी पश्चिम बंगाल में ये स्थिति रह सकती है। लिहाजा ममता बनर्जी अभी अपनी लोकप्रियता या पश्चिम बंगाल के मतदाता पर अपनी जो पकड़ है उसको किसी से शेयर नहीं करना चाहती है। पश्चिम बंगाल क्यों महत्वपूर्ण है? विपक्षी एकजुटता के सब आपको पैरोकार मिलेंगे। सारे विपक्षी दल जो हैं वो एक सुर में कहेंगे कि हाँ, जो बीजेपी के खिलाफ है। और जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि अब राजनीति इस दौर पर है कि या तो बीजेपी के पक्ष में मतदाता है या बीजेपी के खिलाफ मतदाता है। अब बीजेपी के खिलाफ वो किसके साथ है, ये एक अलग कहानी है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के साथ में। अब जब केंद्र की बात होती है, प्रधानमंत्री का चेहरा होता है, तो किस चेहरे के साथ जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। यूपीए एनडीए की राजनीति आपने समझी। यूपीए भी एक प्रयोग था और एनडीए भी एक प्रयोग था।
बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए का प्रयोग रहा, उसको अब देखें तो धीरे धीरे कई सारे दल छिटक चुके हैं। बीजेपी खुद इतनी ताकतवर हो गई, क्यों अन्य दलों की ताकत कम होती चली गई। यूपीए की बात करें तो इसमें भी अलग अलग दल रहे, अब कांग्रेस इसमें सबसे कमजोर होती चली गई। कांग्रेस वो पार्टी जिसके छाते तले ये पूरा यूपीए तैयार हुआ था। सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए यूपीए को बड़ी कामयाबी दिलवाती हैं, उन पर लोगों का बड़ा भरोसा था। लेकिन यही 2014 और 19 का जो दौर आया, ये कांग्रेस के लिए जबरदस्त खतरा लेकर आया। खतरे की शुरुआत कहां से हुई थी? एक और नाम अब देखिए, सियासत में मैंने 2-3 नाम आपके सामने रख दिए। ममता बनर्जी का नाम स्पष्ट हो गया, उनकी अपनी राजनीति, पश्चिम बंगाल के वोटर को पकड़ कर रखना चाहती हैं, लोकसभा में भी वैसे ही परफॉर्म करना चाहती हैं। शरद पवार का जिक्र मैंने कर दिया, कांग्रेस से ही निकले थे, लेकिन कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं, वैचारिक तौर पर समर्थन भी करते दिखाई देते हैं। और बात का थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ, रेल मंत्री एनडीए सरकार में ममता बनर्जी रह चुकी हैं, कोई परहेज नहीं रहा उनको। लेकिन हाँ, मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जो इमेज रही है, उसको लेकर अलबत्ता इनके अपने अपने विरोध रहे हैं। और यही वजह रही कि अब एनडीए के उतने करीब नहीं दिखते हैं जितने अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर दिखाई देते थे। शरद पवार इनका कभी साथ नहीं रहा, इन्होंने समर्थन नहीं किया। बेशक कांग्रेस से अलग हो गए थे, विचारधारा में ये कांग्रेस को पकड़कर चले, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट में एनसीपी की तरफ से फिर ये मंत्री बना दिए गए थे। तो कुल मिलाकर इनका साथ चलता रहा। बेशक अपनी पार्टी अलग है, महाराष्ट्र में चला रहे, ये नहीं चाहते थे कि पार्टी प्रावधानों में, पार्टी सांगठनिक तौर पर जो अंदरूनी उठापटक होती है उसको नहीं झेलना चाह रहे थे। 2 चेहरे हो गए, बड़ा खतरा। आपको याद होगा, केंद्र की राजनीति में यूपीए के कमजोर होने का एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार के आरोप। 2-3 कारण हैं यूँ तो बहुत बड़े। और भ्रष्टाचार के आरोप से आपको एकदम से याद आ जाएगा अगस्त क्रांति, याद आ जाएगी आपको अन्ना हजारे का आंदोलन याद आ जाएगा। और अन्ना हजारे के आंदोलन से क्या निकल कर आया? कुछ निकला हो या ना निकला हो, अरविंद केजरीवाल जरूर निकले, और बड़ी ताकत के तौर पर निकले। ये विपक्ष का तीसरा चेहरा है। इनकी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सियासत इस मोड़ पर है कि ये लोग अगर अपना मौन तोड़ते हैं और बीजेपी के खिलाफ है, निश्चित तौर पर ये सत्ता के खिलाफ है, नहीं है, ये भी इनको स्पष्ट करना होगा, क्योंकि गाए बगाए फिर बीजेपी से नज़दीकियों की खबरें भी आने लगती हैं। आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस आरोप लगाती है, तो ममता बनर्जी जब प्रधानमंत्री मोदी या अन्य बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ दिखती हैं तो फिर अलग कयास लगने लगते हैं। हालांकि ये बात सही है कि वैचारिक तौर पर इनकी अपनी अपनी राजनीति है, और राजनीतिक तौर पर विरोधी होना और निजी तौर पर मेल मुलाकातें होना, संबंध होना, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। लेकिन वैचारिकता की बात की जाए तो बीजेपी के खिलाफ जितना वोट है, वो क्या एक जगह पर एक साथ लामबंद होकर जनता के बीच कोई संदेश देगा? इसमें तीसरा चेहरा भी महत्वपूर्ण है, अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस के लिए ये भी बड़े घातक साबित हुए। जहां कांग्रेस थी, यानी खासतौर पर दिल्ली से जब इनकी शुरुआत, महज 10 साल में अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी तक ले जाना, ये बहुत बड़ा काम है। भारतीय इतिहास में राजनीतिक दलों के इतिहास के लिहाज से बड़ा काम रहा। कांग्रेस की तरफ से ही चैलेंज दिया गया था कि अगर राजनीति करना है तो खुलकर चुनावी मैदान में आओ, राजनीति करो। अरविंद केजरीवाल ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। हालांकि वो पहले उनके बयान भी वायरल होते हुए देखे होंगे कि कुछ भी हो जाए राजनीति में नहीं आऊँगा, ये बहुत गंदी चीज़ है, ऐसे तमाम बयान वो देते रहते थे। IITN रहे हैं, IRS रहे हैं, और वो इनकम टैक्स को भी जानते समझते हैं, सोशल एक्टिविज़म को जानते समझते हैं, RTI एक्टिविज़म को जानते समझते हैं, रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, रिसर्च फेलोज़ के साथ में जुड़े रहे हैं, उनका अपना एक पूरा ग्रुप है, अब भी काम करता है। यही वजह है कि बड़ी रिसर्च के साथ उतरते हैं जहाँ भी उतरते हैं। इनकी रिसर्च क्या है? कांग्रेस कहाँ कमज़ोर हो रही है वहाँ एंट्री मारो। दिल्ली, पंजाब, गुजरात में भी यही स्थिति हुई। गुजरात में उनको बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान ज़रूर हो गया। जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर होगी वहाँ आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। अब ये सिद्धांत क्या लोकसभा चुनाव में भी चलेगा? निश्चित तौर पर पंजाब जैसी जगह पे कोई समीकरण बन सकता है क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तब जबकि ज़्यादातर सीटें आम आदमी पार्टी जीत कर लेगी। हालांकि बीजेपी की भी यही स्थिति हुई। अब आम आदमी पार्टी की तो यही सोच रहेगी कि दिल्ली और पंजाब, इन 2 जगहों पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीत सकते हैं उतनी जीतने का प्रयास करें, ताकि संसद में उनकी ताकत बढ़े। पश्चिम बंगाल में बिल्कुल यही कहानी देखने को मिलती है ममता बनर्जी की। वो भी चाहती हैं जितनी मैक्सिमम सीटें वो जीत सकती हैं अपने राज्य में, उस पर वो दांव खेलें। लिहाजा बेशक राजनीतिक तौर पर बीजेपी के खिलाफ ये लोग दिखाई देते हों, लेकिन कांग्रेस के साथ में खुलकर नहीं आ पा रहे। खुलकर साथ में नहीं आने के मायने समझ लीजिए। आपको याद रखना चाहिए कि ममता बनर्जी पहले कह चुकी हैं कि चुनाव बाद क्या परिणाम आते हैं उसके आधार पर तय कर लिया जाएगा, और यहीं पर अपनी सीटों की दावेदारी पेश करना है। बहुत मुमकिन है कि कोई भी प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी पेश कर दे, और देखा गया है, इस देश ने देवे गौड़ा को भी देखा है, चंद्रशेखर को भी देखा है, इंद्र कुमार गुजराल को भी देखा है। ऐसे ऐसे कई प्रयोग हुए हैं
जहां बहुत बड़ी ताकत नहीं होने के बावजूद समर्थन से सरकारें बनती रहीं, और ये क्षत्रपों की राजनीति थी। ये एक ऐसा दौर था जो बहुत ही अस्थिर सरकारें देने के लिए जाना जाता था। इन अस्थिर सरकारों के दौर से जनता को ये ज़्यादा बेहतर लगा कि वो किसी एक सरकार को चुने। बीजेपी में, प्रधानमंत्री मोदी में उनको वो चीज़ दिखाई दी, और लिहाजा इस मैंडेट को खारिज नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक विश्वास जनता के बीच में जगा पाई कि हम स्थिर सरकार देंगे, इस चेहरे पर खेलो, ये चेहरा काम कर रहा है। अब चुनौती बढ़ गई, क्योंकि जब ये विश्वास और बढ़ता गया और अगले चुनाव यानी 2019 के चुनाव में और मजबूत हुआ, तो कांग्रेस की स्थिति और बुरी होनी शुरू हुई। अब क्या दौर है? अब है कांग्रेस के रिवाइवल का और विपक्ष के रिवाइवल का दौर। ये बात सिर्फ कांग्रेस के रिवाइवल की नहीं है कि कांग्रेस कमजोर हुई, कांग्रेस के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा। हिमाचल जीत लिया, पाना है, बहुत बड़ी जीत हो गई। बेशक गुजरात चला गया, दिल्ली में बहुत बुरी हालत हुई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि खोने को कुछ नहीं था। लेकिन हिमाचल मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि एक ऑक्सीजन मिल गई, क्योंकि बहुत उम्मीदें कहीं से भी नहीं रही थी। अब जब जीत मिली है, धीरे धीरे रिवाइवल हो रहा है, तो 2023 के विधानसभा चुनाव बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो चाहे नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हों या फिर खास तौर पर जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है, उन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक जैसे चुनाव हों। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ता का सेमीफाइनल है। यहाँ पर कांग्रेस को क्या किसी एक जगह पर, कुछ जगहों पर, ज़्यादातर जगहों पर कामयाबी मिलती है, बड़ा सवाल है। बीजेपी के लिहाज से देखें तो बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौती है कि वो जहाँ पर है, यानी मध्य प्रदेश में वो और कर्नाटक में अपनी सत्ता को रिटेन करे, और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सत्ता में आए। तो कांग्रेस को रिटेन करना है 2 सीटें, या फिर जिन जगहों पर वो अभी विपक्ष में, वहाँ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाए। बहरहाल कहना बड़ा मुश्किल है कि ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन चर्चा का मुख्य मुद्दा ये है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने अभी चुप्पी साध रखी है। इनके मौन के यूं तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक स्पष्ट कारण ये समझ में आता है कि ये अपने अपने ताकत वाले राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये बेशक बीजेपी के खिलाफ रहेंगे, ये बेशक कांग्रेस के साथ समर्थन करते नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इस समीकरण पर जरूर विचार करेंगे कि 2024 के चुनाव में किस तरीके से ज़्यादा सीटें लाई जाए। अब समीकरणों की बात करते हैं। क्या कोई ये अपना मौन तोड़ेंगे और कोई समीकरण कांग्रेस के साथ इनका बन सकता है? बीजेपी के साथ तो बनना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि बीजेपी अपने आप में एक बड़ी ताकत है। बीजेपी खुद भी नहीं चाहेगी कि वो किसी के साथ में अभी सीटें साझा करे, और समीकरण ही दोनों से अलग है। आम आदमी पार्टी से कोई समीकरण नहीं। ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में उनको अपनी ज़मीन को मजबूत करना है, फिर आगे के विधानसभा चुनाव में लड़ना है, तो ऐसे में ये समीकरण नहीं देखने को मिलता है। हाँ, क्या ये हो सकता है कि परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कुछ ये बात हो कि पश्चिम बंगाल और पंजाब आदि में कांग्रेस इन दलों को जो ताकतवर हैं उनको मदद करती दिखाई दे, तो ये कांग्रेस के अपने अस्तित्व पर भी सवाल खड़े करता है कि कांग्रेस क्या इस बात को मान रही कि इन राज्यों में अब उसका अस्तित्व नहीं रहा है। जब हम इन 2 राज्यों की या इन 2 चेहरों की बात कर रहे हैं, तो हमको नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, ये 3 और राज्य हैं जिनकी सियासत बिल्कुल इसी तरह की चल रही है। महाविकास अघाड़ी, महागठबंधन और उत्तर प्रदेश, जहां पर किसी गठबंधन का अभी कोई ओर छोर साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। सपा, बसपा, कांग्रेस, ये 3 बड़ी ताकत दिखाई देती हैं बीजेपी के अलावा। क्या ये 3 ताकतें कभी एक मंच पर आ सकती हैं? बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इनमें से कुछ ताकतों का मेल हो सकता है, ये बड़ी बात होगी। छोटे छोटे बहुत सारे दल हैं जिनकी अपनी सियासत है। विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव के लिहाज से वो महत्वपूर्ण होते हैं। लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है किसी दल को फायदा पहुंचाए। निश्चित तौर पर इसको लेकर भी तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फोकस इस पर है कि वोटों के पोलराइजेशन, यानी आपका जो डेडिकेटेड वोट बैंक है उसको कैसे पकड़ कर रखा जाए। उदाहरण के लिए मायावती दलितों के साथ में मुसलमानों को भी लाना चाह रही हैं अपने साथ में, तो यादवों के साथ में मुस्लिमों का जो समीकरण है उसको बरकरार रखते हुए अखिलेश यादव भी दलित समुदाय को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, या मायावती के वोट बैंक को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति सीधी है, या तो ये लोग कांग्रेस पर भरोसा दिखाएंगे या फिर बीजेपी के साथ चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव या गुजरात में अभी जो हाल में चुनाव संपन्न हुए, इसमें बहुत स्पष्ट तौर पर यह देखने को मिला है कि किस तरीके से कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच की आपसी भिड़ंत की वजह से बीजेपी को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में यदि विपक्ष को मजबूत होना है तो उन्हें जनता के बीच में एक मैसेज देना होगा। स्पष्टता मैसेज ये होना चाहिए कि किसी एक दल के पीछे चला जाए। वो दल निश्चित तौर पर कांग्रेस दिखाई पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस वो दल नहीं है जो पश्चिम बंगाल तक सीमित हो, मध्य प्रदेश तक सीमित हो, कर्नाटक तक सीमित हो, महाराष्ट्र तक सीमित। आज भी उनके कार्यकर्ता हर जगह पर आपको मिलेंगे। आज भी उनके विधायक, सांसद कहीं ना कहीं से चुनकर आ जाते हैं,
और देश की सबसे पुरानी पार्टी है। इस कार्डर को एक्टिवेट करना, इन्हीं में से बहुत सारे लोग टूट कर गए हैं। अच्छा, बीजेपी सबको संभाल लेगी ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। और आपने देखा था सदस्यता अभियान को किस तरीके से चलाया गया था, एक ऐतिहासिक सदस्यता अभियान इसको बताया गया बीजेपी। अब कांग्रेस भी लगभग वही कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने जो मोमेंटम क्रिएट किया है उसको कितना बरकरार रख पाते हैं, वोटों में तब्दील कर पाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक प्रयोग रहा और ये सफल प्रयोग है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक प्रयोग सफल होने से पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि राहुल गांधी आने वाले दिनों में अपनी रणनीति को और धारदार करते जाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरी तरह से कमान दी गई है। जयराम रमेश आप देख रहे हैं किस तरह से जुटे हुए हैं, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये मामला अलग दिखता है क्योंकि इनकी अपनी राजनीति है। फिर भी अगर पार्टी को लोकसभा चुनाव में कामयाबी दिलाने की बात हो तो ये सारे के सारे चेहरे राहुल गांधी के पीछे खड़े होंगे। तो राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस की आगामी रणनीति क्या है, क्या जनता जो उनकी यात्रा के दौरान जुट रही है वो वोटों में तब्दील होती है, जैसे कुछ सवाल हैं, इनके जवाब ये बताएंगे कि कांग्रेस कितनी मजबूती से अपने आप को विपक्ष के चेहरे के तौर पर रख पाई, जिस बात को मल्लिकार्जुन खड़गे स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं। उससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कह चुके हैं कि विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी होंगे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार राहुल गांधी होंगे। ये बात कहना इतना आसान नहीं, इतना सहज नहीं, इसके लिए बहुत सियासी गूढ़ागणित लगेंगे। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तो बिहार में आरजेडी, जेडीयू, किसके साथ समीकरण बनता है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी क्या कहती हैं, अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, केसीआर क्या कहते हैं, और भी दक्षिण की राजनीति के बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनके अपने अपने समीकरण हैं, वो क्या कहते हैं। और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी या वाम दलों का अब भी जोर चलता है, तो उनकी क्या, हालांकि वहाँ पर राजनीति अलग है, वहाँ पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का अच्छा खासा मुकाबला है। खैर, इन सारे सियासी समीकरणों के बीच में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की चुप्पी की वजह तो मैंने आपको बताई, लेकिन ये भी आपको बताना ज़रूरी है कि इनका मौन ज़रूर टूटेगा। इन्हें भी जनता के बीच में एक स्पष्ट मैसेज देना है, लेकिन इसके लिए देखना होगा कि कांग्रेस अपनी बाहों को कितना खोलती है, ये लोग किस तरीके की शर्तें रखते हैं, या फिर क्या ये लोग इसमें अपना कोई फ़ायदा देखते हैं कि कांग्रेस के साथ एक छाते में जाने के बाद उनको अपने अपने रिस्पेक्टिव राज्यों में कोई फ़ायदा मिल पाएगा। तो ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल का जहां तक सवाल है बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ ही उनकी राजनीति है। वो अपनी राजनीति अलग करना चाहते हैं, वो अपनी लोकसभा सीटों पर गौर करेंगे, वो अलग किस्म से राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने दल को मजबूत करने में लगे हैं। जहां तक सवाल है ममता बनर्जी का, तो ममता बनर्जी इस राजनीति की माहिर खिलाड़ी हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, कांग्रेस की बहुत कद्दावर नेता एक समय पर रही, फिर तृणमूल कांग्रेस बनाया, सफलतापूर्वक उसको चला रही। वो अपनी सीटों पर जरूर गौर करेंगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में सोच चलेंगी। तो बहुत मुमकिन है कि अगर उनका साथ कांग्रेस को मिलता दिखाई दे तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। शरद पवार, नीतीश कुमार जैसे तमाम विपक्ष के नेता हैं, वो कांग्रेस के प्रति पहले ही अपनी बात कह चुके हैं, स्पष्ट रुख रख चुके हैं, उनको कोई परहेज नहीं है कांग्रेस से। केसीआर स्पष्ट तौर पर परहेज रखते हैं। इन दो बड़े चेहरों की चुप्पी टूटी तो समझ लीजिए विपक्ष की तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन क्या राहुल इसमें कामयाब होंगे, इसका जवाब जल्द अगर कांग्रेस ढूंढ पाएगी, या इसका जवाब जल्द कांग्रेस सामने रख पाए, तो ये राहुल गांधी की इस नई इमेज और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता दोनों के आकलन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।